सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि सिकरवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्यमेव जयते IAS पर, और उम्मीद करता हूं आप सकुशल होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह ही एक दुखद न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया कि भारतीय सेना के 20 जवान सरहद पर शहीद हो गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का वीडियो इसी मुद्दे को लेकर बनाया जाए। साथियों, आप सबसे विनती है इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वास्तव में लोगों को ये पता चले कि हम जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, जिस विवाद की जो बात चल रही है, एक्चुअल में वो विवाद क्या है। हालांकि बात करें आपके पेपर की दृष्टि से, तो पेपर की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं UPSC के एग्ज़ाम पेपर में, तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग से एक चैप्टर आता है, उसमें ये सारी चीज़ें काम देती हैं। और वर्तमान मुद्दे को समझने के लिए, जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, उसको समझने के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और टॉपिक का नाम मैं दे रहा हूँ भारत चीन युद्ध। सबसे पहले रोज़ की तरह अपने चैनल का नाम सत्यमेव जयते IAS। साथियों, बहुत ही शानदार टॉपिक है, पूरा वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टॉपिक का नाम रहेगा भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध भारत चीन युद्ध की शुरुआत साथियों 20 अक्टूबर 1962 को हुई। अब यहाँ से पूरा मुद्दा हम आगे उठा के लेके चलेंगे। भारत चीन युद्ध की शुरुआत हुई है 20 अक्टूबर 1962 को। अब यहाँ से मैं अपने मुद्दे की शुरुआत, अपने टॉपिक की शुरुआत दो सवालों के साथ में करना चाहता हूँ। पहला सवाल तो यहाँ से ये उठता है कि ये युद्ध हुआ क्यों। पहला सवाल उठा कि ये युद्ध हुआ क्यों। क्यों का कारण हमेशा उत्तर होता है कि कारण बताइए कि ये युद्ध क्यों हुआ। और इसके बाद एक दूसरा सवाल और उठेगा कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसके बाद में क्या चीज़ें हुई जो आज तक जारी हैं। अब ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको तभी मिल सकते हैं जब थोड़ा सा आप पीछे ऐतिहासिक गर्भ में इसके में जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा पीछे की कहानी इसको समझने के लिए जाननी पड़ेगी, तब आप भारत चीन युद्ध का मर्म समझ पाएंगे और वर्तमान में जो समस्या चल रही है, जिसको विकट समस्या, गंभीर समस्या कह रहे हैं, और जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा रोष है, उसको समझने की आप में तर्क शक्ति तभी आएगी जब ये मुद्दा आपको ठीक ठीक समझ में आएगा। तो बिना देर किए हुए थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको, और इसको जानने के लिए हम चलते हैं भारत की आज़ादी के पास। आप जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ, यानी भारत को आज़ादी मिली। अब भारत को आज़ादी मिली साथियों, इसके लगभग जस्ट 2 साल बाद 1949 में चीन में चीन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, और यहाँ पे एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, यानी ये एक साम्यवादी देश बना। अब ये साम्यवादी देश साथियों क्या करता है, आगे क्या गुल खिलाता है, वो समझते चलिए। भारत ने भी इस देश को मंजूरी दे दी, साम्यवादी देश को मंजूरी दे दी। इसके जस्ट 1 साल बाद एक बड़ी विकट समस्या पैदा हुई 1950 में। और हुआ क्या, इस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1950 में इसके पास में लगे हुए एक देश जिसका नाम है तिब्बत, और जिसकी राजधानी हुआ करती थी लासा, उस क्षेत्र को इसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा हड़प लिया और उसको अपना एक उपनिवेश बना लिया। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पॉलिटिकल मैप की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा सा मैप आपके सामने ड्रॉ कर लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक छोटा सा मैप देखते चलते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चले। साथियों, आप जानते हैं
ये भारत का ऊपर वाला एक सुंदर चेहरा है। ज़्यादा पूरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा ब्लर होगा, इसकी वजह से पूरा यहीं पे समझने की कोशिश करिए। ये आपका नेपाल वाला पोर्शन हो जाएगा, इधर आपका सिक्किम वगैरह। यहाँ तक आ रहा है। बस साथियों, इसमें काम चल जाएगा अपना। इस चीज़ को समझिए साथियों, मैंने आपको अभी बताया ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं साथियों, ये वाला पोर्शन हुआ करता था पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको कहते थे हम तिब्बत, और जिसकी राजधानी हुआ करती थी लासा। ये वाला पोर्शन आप साथियों जो देख रहे हैं, आप जानते हैं भली भांति, ये वाला पोर्शन नेपाल है, ये वाला पोर्शन आपका वर्तमान में सिक्किम है, और साथियों ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये आप जानते हैं भूटान है। आप जानते हैं नेपाल को और भूटान को वर्तमान में बफर स्टेट कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतस्थ राज्य। थोड़ा सा समझ लीजिए बफर स्टेट क्या होता है। बफर स्टेट दो दुश्मन या दो बड़े दुश्मन देशों के बीच में बसा हुआ एक छोटा राज्य होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बफर स्टेट यानी अंतस्थ राज्य दो दुश्मन देशों के बीच में, दो दुश्मन और बड़े देश होने चाहिए। एक अपना देश हो गया कौन, इंडिया, दूसरा है यहाँ पे चाइना। अभी समझ में आएगा कि चाइना यहाँ तक क्यों है। अभी आपको तिब्बत दिख रहा है, तिब्बत थोड़ा सा उपनिवेश बनेगा अभी। तो साथियों नेपाल भी बफर स्टेट है, भूटान भी बफर स्टेट है, और उससे पहले, कहने का मतलब जब तक तिब्बत चीन का उपनिवेश नहीं बना था तब तक तिब्बत भी दोनों का बफर स्टेट यानी चीन का और इंडिया का बफर स्टेट हुआ करता था। लेकिन हम जानते हैं कि 1950 में चाइना इस पर कब्जा कर लेगा, और जब चाइना कब्जा कर लेगा तो ये पूरा क्षेत्र बन जाएगा फिर चीन का क्षेत्र। अब साथियों एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, जो असली विवाद की वजह यहाँ से बनेगी। अब ये थोड़ी सी चीज़ समझिए, ये वाला जो क्षेत्र है साथियों इसको बोलते हैं आप नेफा, NEFA। NEFA की फुल फॉर्म इधर मैं आपको लिख देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म रहेगी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और वर्तमान में इसका ही नाम हो गया है अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम साथियों क्या है, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब साथियों दोबारा से मुद्दे पर लौट के आते हैं। पॉलिटिकल मैप भी हमारे पास है, सीमाएं भी हमारे पास हैं, बस इस मैप को पकड़ते हुए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1949 में चाइना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक साम्यवादी देश स्थापित हो गया है वहाँ पे। अब उसके बाद में 1950 में चाइना की बाउंड्री देखिए सर, चाइना की बाउंड्री, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गया है। चाइना की बाउंड्री सर इस तरीके से है, तो ऊपर तक पूरा चाइना है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा चाइना वाला पोर्शन है। अब साथियों 1950 में क्या होता है, चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ाते हुए तिब्बत को कैप्चर कर लेता है। अब जैसे ही तिब्बत कैप्चर होगा तो होगा क्या, अब ये वाली जो बाउंड्री है ये ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब तिब्बत जैसा कोई अब देश रहेगा नहीं। अब इसके होने से एक बड़ी समस्या अब आपके सामने मतलब आपके देश के सामने क्या पैदा हुई। देखिए अभी तक जो बाउंड्री यहाँ तक लग रही थी, अब सीधे सीधे देख रहे हैं हम कि चाइना की जो बाउंड्री है वो पूरे हमारे देश से आके लग जाएगी। इधर नेपाल से, इधर ये पूरा क्षेत्र ये चाइना से लग जाएगा सर। अब पूरा क्षेत्र चाइना से लग गया ये। अब सबसे बड़ी दिक्कत, जब चाइना जैसा देश तिब्बत को हड़प सकता है, अपनी साम्राज्यवादी नीतियां बढ़ा रहा है, कम्युनिस्ट देश है, साम्यवादी देश है, तो क्या ये भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो 1950 में जैसे ही इन्होंने तिब्बत को कब्जा किया, अब नेहरू साहब के पास में उस समय विदेश मंत्रालय भी था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ देश के विदेश मंत्री भी वही थे।
तो उन्होंने अपने अधिकारियों से एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में पंडित नेहरू ने कुछ बातें कहीं और उस बातों में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि दुनिया का कोई भी देश तिब्बत को चीन का उपनिवेश होने से बचा नहीं सकता था। अब इसके मायने निकालते हैं हम, इस बात से क्या समझ रहे हैं हम। तो कुल मिला के नेहरू जी का ये स्टेटमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है एक साम्राज्यवादी देश है और अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ाने के लिए वो किसी हद तक जाएगा। साथ ही साथ चाइना यथार्थवादी देश भी है। अब साथियों थोड़ी सी ये चीज़ें आपको समझनी है, जैसे कुछ ये शब्द आते हैं जैसे समाजवाद हुआ, उदारवाद हुआ, साम्यवाद हुआ, ये सारे शब्द बड़े गूढ़ शब्द होते हैं और इन पे एक एक दो दो घंटे के अच्छे खासे लेक्चर बन सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में केवल हम यथार्थवादी देश क्या है, यानी चीन को मैं यथार्थवादी क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा उसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी समझ में आए। यथार्थवाद का मतलब होता है जैसी स्थिति है उसी स्थिति के हिसाब से काम करना, यानी जैसा देश वैसा भेष वाली कंडीशन। मान के चलिए कि आप यहाँ से कोचिंग सेंटर से निकलने के बाद नीचे उतरे सीढ़ियों से और नीचे उतरने के बाद आपको एक हल्का फुल्का कोई लड़का मिल गया अपने साइज़ का ही और आप दोनों की भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे पंगा ले सकते हैं, आफत मोल ले सकते हैं। लेकिन सपोज़ करिए अब दोबारा से आप सीढ़ियों से उतरे, अब उस बंदे की जगह पे एक खली जैसा आदमी आपके सामने खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आपके पास में सीधा सा एक ऑप्शन है कि उस लड़के से जो अपने साइज़ का था उससे तो हम भिड़ सकते हैं, लेकिन खली के साइज़ का जो व्यक्ति है क्या उससे भिड़ना उचित रहेगा? बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, पतली गली नाप के और अलग से निकल जाना चाहिए। तो साथियों जैसी कंडीशन हो उसी के हिसाब से ढल जाना, इस चीज़ को बोलते हैं थोड़ा सा यथार्थवादी स्थिति। तो चाइना भी इसी पॉलिसी को फॉलो करता आया है और ये चाइना की विदेश नीति में शामिल रही हैं चीज़ें शुरुआत से। तो नेहरू जी ने पहला स्टेटमेंट दिया कि चाइना ने जो तिब्बत पे आक्रमण किया उसको दुनिया का कोई भी देश नहीं बचा सकता। तो इससे दो बातें सामने निकल के आई, एक तो चीन साम्राज्यवादी देश है, यथार्थवादी देश है, दूसरा अपनी भी यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है कि हम अभी इतने ताकतवर नहीं हैं। दैट मीन्स आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत अभी इतना ताकतवर देश नहीं है कि चीन जैसे देश से आफत मोल ले ले। दूसरी बात उन्होंने कहा कि चलिए चाइना ने तिब्बत को तो कब्जा लिया, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि चाइना भारत को कब्जाए। अब साथियों ये तो बात वही हो गई कि एक जहरीला सांप है, अगर वो शांत बैठा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो काटना छोड़ देगा। हालांकि नेहरू भी इस बात को अच्छी खासी तरीके से जानते हैं, लेकिन नेहरू ने भी इस बात को एक बात कही। नेहरू इस बात को क्यों कह रहे थे, हालांकि आपको ये नहीं कहना है कि नेहरू जो हैं कि उनकी नीयत सही नहीं थी देश के। भाई कोई भी प्रधानमंत्री हो देश से सब प्यार करते हैं। अब नेहरू को ऐसा मत कहें, ये एक कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तर्क शक्ति यूज़ करिए, रीजनिंग यूज़ करिए, दिमाग यूज़ करिए। उन्होंने कहा कि भारत पे अटैक इसलिए नहीं करना चाहेगा चीन क्योंकि हो सकता है अभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब इसके जस्ट बाद चीन भारत पर आक्रमण करके तृतीय विश्व युद्ध को बुलावा क्यों देना चाहेगा, तो इसकी बात कह रहे थे वो। फिर इन्होंने एक बात इसमें और जोड़ दी, वो क्या थी कि अगर चीन ने अटैक भी किया भारत पर, दोनों ही बातें कर रहे हैं, चीन ने भारत पर अटैक भी कर दिया तो चीन उस जगह पे अटैक करेगा जहां की सीमा विवादित है। साथियों ये बड़ा ही एक विवादास्पद बिंदु है। अब इस बात को कह के नेहरू जी ने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि भाई सीमा का विवाद इंडिया और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं तो है, जब वो खुद कह रहे हैं कि विवादास्पद क्षेत्र में चीन चाहे तो घुसपैठ कर सकता है। तो विवादास्पद अभी पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी जगह है। अब एक बात और उन्होंने कही कि अगर चीन भारत पर अटैक कर दे तो चीन के लोगों को तथा चीन के विचारधारा को, जो साम्यवादी विचारधारा है, तो लोगों को और विचारधारा दोनों को ही भारत में प्रवेश करने से रोकना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए।
ये स्टेटमेंट जारी किया साथियों। अब इस स्टेटमेंट से थोड़ी सी कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये सारी बातें कह के नेहरू ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया। साथ ही साथ इसके जस्ट कुछ समय बाद एक और महान व्यक्ति थे जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित नेहरू को इस समय एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में पंडित नेहरू से आग्रह किया कि देखिए, जो यहाँ पे चीन में भारत के एक राजदूत हुआ करते थे, उनका नाम था, चीन में भारत के राजदूत इधर लिख देता हूँ, KM पणिक्कर। साथियों, जो भी भाई UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, जब UPSC की तैयारी करते हैं तो उसमें एक पोस्ट आती है इंडियन फॉरेन सर्विस, तो भारतीय विदेश सेवा। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यही राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से दूसरे देशों के संबंध को भारत के साथ के संबंधों में, यानी विदेश संबंधों के बीच की जो कड़ी होती है, इनके ऊपर बहुत हद तक निर्भर होती है। पटेल साहब की बात कर रहे थे। पटेल साहब ने कहा, नेहरू जी को जो चिट्ठी लिखी कि KM पणिक्कर जो चाइना में भारत के राजदूत हैं, वो ठीक से भारत और चीन के संबंधों को भांप नहीं पा रहे हैं और चीन बार बार KM पणिक्कर को गुमराह कर रहा है, ठीक बातें उसको बता के नहीं दे रहा है, सीमा की बात कभी उनके सामने उठाता नहीं है। इसकी वजह से KM पणिक्कर ठीक ठाक डिसीजन कोई यहाँ से ले नहीं पाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं इस बात को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत को अपनी फ़ौजें असम वाले क्षेत्र की ओर भेजनी चाहिए। इसका एक सीधा सा कारण ये है, असम वाले क्षेत्र की ओर, यानी ये वाला रीजन, इधर अगर नेफा है तो नेफा से नीचे असम है, तो असम वाले क्षेत्र की ओर, मतलब जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है दक्षिण भारत की, जो आपको 7 बहनें दिखती हैं जिसमें, इस क्षेत्र में भारत का आवागमन इतना सुविधाजनक नहीं था इस समय। इसकी वजह से उन्होंने पहले ही सतर्क कर दिया नेहरू को कि आपको अपनी सेनाएं तुरंत यहाँ पे डिप्लॉय करनी चाहिए, इनको भेजना चाहिए, तथा इस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको कंधों पे अपने लेनी पड़ेगी। अब यहाँ ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी का पहला ड्राफ्ट गिरिजा शंकर जो व्यक्ति थे, जो आप कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय के डिप्टी थे, उन्होंने ये बात कही, मतलब उन्होंने ये पहला ड्राफ्ट बनाया था और वो नेहरू जी से बार बार कहा करते थे कि जल्दी से जल्दी हमें इस सीमा विवाद को निपटा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में ये सीमा विवाद नासूर बन जाएगा। लेकिन अब नेहरू जी जो थे वो KM पणिक्कर के थोड़ा सा फेवर में थे, उनको ऐसा लगता था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि प्रेशर था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत लेफ्टिनेंट जनरल JS हिम्मत सिंह, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल JS हिम्मत सिंह, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी और साथ ही साथ संसद में जाके एक जोरदार घोषणा की और उस जोरदार घोषणा में कहा, अब यहाँ से ध्यान से समझिए इस बात को, उन्होंने कहा जो लद्दाख रीजन वाली जो सीमा है, लद्दाख क्षेत्र वाली सीमा है, आप समझिए ये वाली सीमा, लद्दाख रीजन वाली सीमा परंपरागत और रिवायती तरीकों से सॉल्व की जाएगी, तथा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी वाली जो सीमा है, जिसको आप मैक मोहन लाइन कहते हैं। साथियों, ये वाली लाइन ध्यान से देखें, जो विवादित विषय है, मैक मोहन लाइन, जिनके ऊपर विवाद है। मैक मोहन लाइन, आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइन 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन तीनों देशों के बीच समझौते में शिमला में तय की गई और इसको नाम दिया गया मैक मोहन
लाइन। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाई देखिए, मैकमोहन लाइन जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ये हमने नहीं, जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, यानी जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तब इसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन, इन तीनों देशों के बीच तय हुई थी ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन को मानने से मना करता था चीन, और ये कहता था कि चीन के ऊपर ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों की थोपी हुई लाइन है ये विवाद समझिए सर। एक्चुअल में विवाद ये है, चीन का रुख क्या है इस लाइन को लेके। चीन कहता है कि ये ज़बरदस्ती थोपी हुई लाइन है, लेकिन इंडिया कहता है कि ये हमने नहीं थोपी, ये ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत और चीन का एक समझौता था। जब पहले समझौता चल रहा है साहब, तो इसमें डिस्प्यूट की तो कोई बात नहीं आती, बिल्कुल ही बकवास बातें कर रहा है चीन। ये तो बिल्कुल ऐसी बातें हैं, अब बातें क्या, अब आपको पता चलना चाहिए कि ये सीधे सीधे साम्राज्यवादी नीति है। हमको किसी से लड़ाई मोल लेनी है तो हमको थोड़ा बहुत तो काय कलेश उसके साथ में करना पड़ेगा ही। तो उम्मीद है इस वाले रीजन की जो लाइन आपको दिख रही है सर, ये परंपरागत और रिवायती तरीक़ों से यानी आपसी मेल जोल से तय करनी है, और ये तो मैकमोहन लाइन है ही जो 1914 में बनी है। चाइना इसको मानता नहीं है, भारत कहता है कि इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। एक्चुअल में इसमें कोई विवाद होना भी नहीं चाहिए, पहले से जो लाइन चली आ रही है। खैर, हम अपनी इतिहास की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नेहरू ने ये वक्तव्य दिया कि ये सीमा ऐसे तय होगी और ये सीमा ऐसे तय होगी। इसके जस्ट एक साल बाद यानी 1951 में, 1950 की कहानी चल रही थी, अब 1951 में चलते हैं। 1951 में आप ये वाला क्षेत्र देख रहे होंगे, नेफा में, बिल्कुल भूटान के पास में एक क्षेत्र पड़ता है छोटा सा यहाँ पे, और इस क्षेत्र को बोलते हैं तवांग। जिला है अरुणाचल प्रदेश का एक। तवांग क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, साथ ही साथ ये भी कह दिया नेहरू ने संसद में कि ये कोई विवाद वाली सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद चीन ने इस पर कुछ नहीं कहा। चीन बिल्कुल मौन बैठा रहा, क्योंकि यथार्थवादी देश है। जब उसको लगता है कि हाँ अब मुझे कुछ काम करना चाहिए तभी वो एक्शन उठाएगा, तो अभी तक वो कुछ नहीं कह रहा। अब लेकिन हमें तो चिंता है हर वक्त, हमें तो अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो इसको खा गया, तिब्बत को खा गया पूरा, तो हमें अपनी भैया सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। अब नेहरू ने एक फैसला किया 1952 में, के.एम. पणिक्कर से बोला कि श्रीमान आप एक काम करिए, आप चाउ एन लाई, थोड़ा सा आपको बता दूं, 1949 की जब हम बात कर रहे थे, जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था चीन, तो चाउ एन लाई चीन का प्रधानमंत्री बना था और माओ त्से तुंग राष्ट्रपति बना था चाइना का। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। 1952 में के.एम. पणिक्कर को पंडित नेहरू ने भेजा चाइना में चाउ एन लाई के पास, और कहा कि तुम जाओ और देखो कि चाउ एन लाई का भारत के साथ में रुख क्या है, कैसा रुख अख्तियार कर रहे हैं। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ युद्ध हो सकता है, चीन इसको आगे यानी सीमा को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, क्या बात है। तो रुख तय करने के लिए भेजा के.एम. पणिक्कर को। ये भाई साहब गए, जाके मिले, इन्होंने बार बार सीमा का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन चाउ एन लाई ने सर एक बार भी सीमा का मुद्दा सामने नहीं आने दिया, और बाद में ये कह दिया कि भैया ट्रेड और सांस्कृतिक मामलों पे बात करो, ये बातें तो होती रहती हैं, चलती रहेंगी। कहने का मतलब चीन ने कभी भी 1950 के बाद अभी तक 52 तक पहुंच गए, एक भी बार इस मुद्दे को उठने नहीं दिया। अब राय बनाने के लिए भेजा था। अब यार आप ये सोचिए थोड़ा सा, अब कोई आदमी हो, अब एक लड़का एक लड़की को देखने जाता है शादी के लिए, थोड़ी सी मजाक की सी बात है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन में बड़े काम की चीज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशन। तो एक लड़का 5 मिनट में ये तय कर लेता है कि हाँ इस लड़की से शादी करनी है कि नहीं करनी। एक भैंस का व्यापारी अब आता है, तो भैंस का व्यापारी भैंस को देख के बता देता है कि भैंस मारेगी कि सीधी है। तो
उसके मूड को देख के ही हम भांप लेते हैं। अब के.एम. पटेकर साहब ने जो भांपा वो कुछ अलग ही भांप लिया। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडियन फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर ये, क्योंकि जो दूतावास होता है देश में वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास आती है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो बात की चाउ एन लाई से, और चाउ एन लाई ने बोला है कि अभी तो ट्रेड पे ध्यान दो, संस्कृति पे ध्यान दो, यही सब बातें हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नेहरू जी ने कहा था संसद में कि भैया अपनी ये वाली सीमा तो परंपरागत और रिवायती तरीक़ों से सॉल्व हो जाएगी और इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी इश्यू वाली बात है कि इसको कोई ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये वाली बातें भारत आई, मतलब दिल्ली आई। अब दिल्ली में ये बात आई तो विदेश मंत्रालय के कुछ साथियों ने ही, नेहरू के पास विदेश मंत्रालय था, उनके ही कुछ साथियों ने विरोध किया इस बात का कि देखिए हमें सीधे तौर पे सीमा विवाद को स्पष्ट रूप से, यार फेस टू फेस बात कर लो, इसको बात को दबाने में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नेहरू का कद इतना बड़ा था उस समय, किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नेहरू के सामने कोई भी बात कह दे। कुल मिला के एक छत्र नेहरू जी का ही शासन था, वन मैन कैबिनेट थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, अपने विदेश सचिव को एक पत्र लिखा 1953 में, और उस पत्र में उन्होंने अपने विदेश सचिव से कहा कि अभी मुझे लगता है कि ठीक वक्त नहीं आया सीमा का मुद्दा चीन के सामने उठाने के लिए। हद तो तब हो जाएगी जब ये देश का मतलब आधा सा हिस्सा इधर चला जाएगा, आधा सा मतलब पूरा ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन इधर चला जाएगा, जब हालत ख़राब होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 1953 तक उन्होंने यही बात जारी रखी है कि अभी वो समय नहीं आया है कि हमें ये मुद्दा चीन के सामने उठाना चाहिए। 1954 में चलते हैं, बड़ी ज़ोरदार घटना होती है और जिसको आप कहते हैं अप्रैल के महीने में पंचशील समझौता। पंचशील समझौता नाम से पता चल रहा होगा, पंचशील 5 समझौते हैं और इन 5 समझौतों में क्या करना है, एक दूसरे पे कोई देश आक्रमण नहीं करेगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बढ़ाएंगे, इस तरीके के 5 समझौते इसमें शामिल किए। और वो भी समझौता किससे किया हमने, चीन जैसे साम्राज्यवादी देश से। अब चीन ने साथियों ये पंचशील समझौते पर सिग्नेचर कर दिए और यहीं से एक नया गुट निकल के आया जिसको आप बोलते हैं NAM, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM। और ये NAM के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी मंत्रा हैं, वो सब इन 5 सिद्धांतों पे टिके हुए हैं। कहने का मतलब पंचशील समझौता की उपज मान के चलिए आप गुट निरपेक्ष आंदोलन को, हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन। साथियों जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस समय क्या हो रहा था। तो आपको पता हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया था। एक पूंजीवादी देश के पीछे, यानी अमेरिका पूंजीवादी देश था, उसके पीछे कुछ देश खड़े हो गए थे। एक भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको आप रसिया कहते हैं वर्तमान में, जो एक साम्यवादी देश है, कुछ देश उसके पीछे खड़े हो गए थे। और जो देश इन दोनों के साथ में खड़े नहीं थे, उन देशों ने अलग से मिलकर बना लिया गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी किसी भी गुट का, जो दोनों गुट बने हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उन दोनों गुटों से निरपेक्ष रहेंगे, बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इस आंदोलन को कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। ऐसा मानते हैं कुछ इतिहासकार कि इस आंदोलन के बाद, यानी ये पंचशील समझौते के बाद, नेहरू की जो राजनीतिक वर्चस्व है या उनका राजनीतिक कद है बहुत ऊंचा उठ गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनेता तक बन गए वो। खैर अब इतना बड़ा नेता है, उनके सामने तो भाई किसी की कैसे चलेगी। हालांकि नेहरू बहुत बड़े नेता थे। 1947 के बाद जो देश की हालत थी, आर्थिक स्थिति थी, उस संक्रमण काल से देश को एक अच्छी खासी स्थिति में पहुंचाना
किसी साधारण व्यक्ति के बूते की तो बात नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि और नेता नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ में और भी ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छा खासा नेतृत्व देश को प्रदान कर सकते थे। हालांकि नेहरू ने भी बहुत अच्छा किया। खैर आगे चलते हैं और समझते चलते हैं। कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं, इतना लंबा कार्यकाल रहा है, लगभग 16 साल वो रहे हैं। तो पंचशील समझौता हुआ 1954 में, यहीं से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन निकला। और इस आंदोलन के बाद एक नारा सामने आया, हिंदी चीनी भाई भाई का। अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सामने आया। इस नारे में जो हमारा सीमा विवाद का मुद्दा था वो पूरी तरह से दब गया। अपना मुद्दा तो हमारा दब गया सीमा विवाद का, लेकिन चाइना ने अपनी पॉलिटिक्स खेल दी, अपनी रणनीति कूटनीति चला दी और उसने जो तिब्बत का मसला था उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। यानी तिब्बत को पूर्ण राज्य अपना चाइना ने बना लिया। अब कुछ लोग इस बात को, यानी पंचशील समझौते के बाद कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये नेहरू जी की बहुत बड़ी चूक थी, बहुत बड़ी भूल थी। ऐसा क्यों माना जाता है, इसका कारण समझिए। तो लोग कहते हैं कि अगर तिब्बत का मुद्दा हमारे पास होता तो हम शक्ति संतुलन के लिए मोहरे के रूप में तिब्बत का प्रयोग कर लेते, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से चाइना के फेवर में ही चला गया तो हमारे पास में कोई ऐसी शक्ति बची नहीं। दूसरे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत के पास वो सैन्य क्षमता उतनी थी नहीं, आर्थिक स्थिति भारत की ठीक थी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर भारत तिब्बत को आज़ाद भी करवाना चाहता तो कौन सी शर्तों पे आज़ाद करवाता, कोई कंडीशन नहीं थी। तो हमारे पास दूसरा विकल्प क्या था। तो कुल मिला के पंचशील समझौता हुआ वो ठीक ही था। खैर जो भी हो, ये तो आप तय करेंगे वीडियो के बाद कि एक्चुअल में घटनाएं कैसे कैसे घटी और इसका जिम्मेदार कौन है। मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा वो सब। बात आगे बढ़ाते हैं साथियों। बात आगे जो बढ़ती है, 1954 के पंचशील समझौते के बाद चाउ एन लाई भारत आया, ज़ोरदार स्वागत उसका किया गया। इसके बाद चाउ एन लाई और नेहरू जी की मुलाकात लगभग क्या कई बार हुई है। उसके बाद नेहरू जी भी चीन की यात्रा में गए, नेहरू जी का भी वहाँ पे ज़ोरदार स्वागत हुआ। लेकिन साथियों, जब सौहार्दपूर्ण रिश्ते चल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था और चीन सीमा का जो मामला था वो भी दबा हुआ था। ऐसे में ही ये घटना घटती है 1956 में। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, 1956 में तिब्बती धर्मगुरु जिनका नाम है दलाई लामा, सब लोग जानते हैं इनको। दलाई लामा बड़े यंग हुआ करते थे, अभी तो काफ़ी बुढ़े हो गए हैं। तो दलाई लामा काफ़ी यंग थे उस समय और तिब्बती धर्मगुरु थे। 1956 में ये भारत में आए थे, जो कि चीन की नीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी समय चाउ एन लाई भी भारत आ गया। अब तिब्बती धर्मगुरु की मुलाकात हुई पंडित नेहरू से और उन्होंने कहा कि मुझे अपने यहाँ पे शरण दीजिए। तो नेहरू ने कहा कि अरे यार क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमारे संबंध बड़े चीन से अच्छे चल रहे हैं, अभी तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं, अभी तो मुझे तो चींटी लग रहा है। तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं और तुम ऐसे टाइम पे तुम यहाँ पे शरण लेने आए हो, तो यार हमारे तो संबंध खराब हो जाएंगे और हमारा तो जो सीमा का मामला है वो बड़ा विवादित है, तो ऐसे में हम तुम्हें शरण नहीं दे सकते। तो कुल मिला के उनको शरण नहीं दी। 1957 में एक बड़ी दिक्कत आई। अब ये चीज़ समझने वाली बात है सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। कितना समय हो गया सर? अच्छा चलिए, फिर तो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है दोस्तों मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हुआ करे दोस्तों तो बेझिझके आप कमेंट कर दिया करो। 1957 में ऑर्डरिंग कर लेना सर, मैं भूल जाता हूँ ऑर्डरिंग कहाँ पे चल रहे थे। अब ध्यान से समझना है। 1957 में चीन में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है पीपल्स डेली। उस अखबार में एक हेडलाइन छपी और उस अखबार में जो हेडलाइन छपी उसमें क्या बताया गया
कि चीन ने अपने सीक्यांग वाले क्षेत्र से ध्यान से सुनिए, और जो अक्साई चीन, जो भारत का हिस्सा, आपको ये भारत का हिस्सा लद्दाख से ऊपर जो भारत का हिस्सा दिख रहा है सर, ये पॉइंट है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी जो विवाद शुरू होगा वो पूरा वाला विवाद यहाँ पे चल रहा है, तो ध्यान से समझिए। 1957 में पीपल्स डेली ने एक हेडलाइन निकाली, उसमें बताया कि चीन के सीक्यांग क्षेत्र से, ये ऊपर वाला पूरा सीक्यांग क्षेत्र है, ये ऊपर वाला ग्वादर वगैरह है, यहाँ पे सीक्यांग क्षेत्र से अक्साई चीन होते हुए और एक सड़क बिछा दी है यहाँ तक, यानी तिब्बत तक एक सड़क बिछा दी है। 1957 की बात है। अब 1957 में ये सड़क इन्होंने बिछाई। नेहरू जी को पता चला कि भाई ये क्या हो गया, अभी तो हिंदी चीनी भाई भाई चल रहे थे, अब ये तो बड़ी दिक्कत पैदा कर दी उन्होंने। तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी चाउ एन लाई को, और उस चिट्ठी में लिखा कि अभी 1956 में तो यार हमारी मुलाकात हुई थी, और 1956 में तुमने कहा था कि अपना जो सीमा का विवाद है वो ऐसा कोई खास विवाद है नहीं, तो अब फिर दोबारा से ये तुमने राग अलापना शुरू कर दिया इसका। तो एक महीने बाद उस चिट्ठी का जवाब आया। चाउ एन लाई ने कहा था कि भाई हमारी ऐसी कोई औपचारिक वार्ता तो हुई नहीं थी, और हम आपसे कैसे कहते हैं, हम तो अपने कामों में व्यस्त थे उस समय, हमने तो कभी आपके सामने मुद्दा भी नहीं उठाया इसका। तो साथियों ध्यान से सुनिए, 1950 की बात थी, मैं जो बार बार कह रहा था कि चीन शांत बैठा हुआ था। 1957 में जब उसको मौका मिला उसने ये बात उठाई अपनी, और उसने कहा कि हम तो शांत बैठे थे, हम तो अपने कामों में लगे हुए थे, आपने तो हमसे कभी ठीक ठाक रूप से कहा भी नहीं। तो साथियों यहाँ पे जाके बड़ी दिक्कत हुई 1957 में। अब 1957 में दिक्कत हुई, नेहरू साहब के ऊपर प्रेशर बनने लगा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है। अब यहाँ से एक और दिक्कत आई 1959 में। अब 1959 में क्या हुआ, दलाई लामा को अभी मैंने आपको बताया कि समझा बुझा के भेज दिया था 1956 में जब आए थे, लेकिन यहाँ पे 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा चीन के खिलाफ विद्रोह करके, विरोध करके, चीन का लाखों शरणार्थियों को लेके, तिब्बत के शरणार्थियों को लेके भारत पहुँच गए। और भारत पहुँच गए ऐसे समय में जब चीन ने सड़क बनाई है अभी 1957 में, और एक चिट्ठी नेहरू को भी लिख दी है, और उसमें ये कह दिया है कि भाई ये तो विवाद है सीमा वाला, और ऐसे समय में दुश्मन देश का आदमी भारत में शरण लेने आ जाए तो चीन तो और ज़्यादा बौखला जाएगा इस बात से। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इधर आए, जोरदार स्वागत किया गया उनका, और उनको शरण दे दी भारत ने। चीन इस बात से बुरी तरह से खफा हो गया। खफा हो रहा है तो हो जाओ, और क्या करते उस समय। दिक्कत ये थी, नेहरू के पास में अब विकल्प नहीं था, प्रेशर बनता जा रहा था, चारों तरफ विरोध हो रहा था, नेहरू का विरोध होना शुरू हो गया, संसद में लोग नेहरू के खिलाफ बोलने लग गए। अब नेहरू नहीं चाहते थे कि ये पॉलिटिकल चीज़ें बाहर निकलें, तो नेहरू इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहते थे। तो उन्होंने एक बेवकूफ़ी कर ली, नेहरू ने एक वाइट पेपर ले आए इस चीज़ को समझाने के लिए कि बताओ कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। उस वाइट पेपर ने और दिक्कतें पैदा कर दी। वाइट पेपर में दिक्कतें कई आई, यहीं से एक विवाद नया और सामने आ गया, और वो बड़ा भयंकर विवाद है। उस समय के रक्षा मंत्री जिनका नाम है बीके कृष्ण मेनन, जो रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री बीके कृष्ण मेनन नेहरू के दोस्त थे, रक्षा मंत्री भी थे। इसी समय भारतीय सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे जनरल के.एस. थिमैया। दोनों के संबंध बिल्कुल बुरे थे। दोनों के मतलब रक्षा मंत्री के संबंध अपने ही सेना के अध्यक्ष से ठीक से नहीं बन पा रही है दोनों की। के.एस. थिमैया का मत था कि सबसे बड़ा दुश्मन देश वर्तमान में हमारा चीन है, हमें सारी की सारी सेना इस वाले क्षेत्र में डिप्लॉय करनी चाहिए। बीके कृष्ण मेनन बिल्कुल ही अदूरदर्शी व्यक्ति थे।
इस बात में तो मैं 100% कहता हूँ कि रक्षा मंत्री का, कह सकते हैं आप, फॉरेन पॉलिसी फेलियर, इस शब्द को समझिए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फॉरेन पॉलिसी फेलियर, जब आपकी विदेश नीति बुरी तरह से फेल हो जाए, आपके डिप्लोमेट जो हैं यहाँ पे, आपके राजदूत हैं, वो ठीक से स्थिति को भांप न पाएँ, तो विदेश नीति फेल होती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी फेलियर। कभी कभी क्या होता है, भारत की संसद पे आतंकवादी हमला कर देते हैं और इंटेलिजेंस वाले यानी गुप्तचर संस्थाएं ऐसी चीज़ों का पता नहीं लगा पाती, इन चीज़ों को बोलते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। तो इस समय पे हम देखते हैं कि जो भारत का फॉरेन पॉलिसी था वो पूरी तरह से फेल था। कमान रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन के पास में थी। जनरल के.एस. तिमैया कह रहे हैं कि चाइना सबसे बड़ा शत्रु है, इधर सेना डिप्लॉय करो, इधर सेना तैनात करो। ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान सबसे बड़ा शत्रु है, अपनी पूरी की पूरी सेना इधर डिप्लॉय करनी चाहिए। तो बड़ी समस्या सामने आई। दोनों के मतभेद का खुलासा कब हुआ? जब एक नया व्यक्ति B.M. कॉल का नाम सामने निकल के आया। B.M. कॉल सेना में एक अधिकारी थे। अब B.M. कॉल की सबसे बड़ी समस्या, आपको हंसी आएगी, वो नेहरू के रिश्तेदार थे B.M. कॉल, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 12 अधिकारियों को सुपरसीड करके B.M. कॉल को लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया सेना का। अब ऐसे युद्ध काल की स्थिति में बड़ी, देखिए क्या बकवास बातें हो रही हैं, क्या समझेंगे आप इन चीज़ों को। 12 व्यक्ति, मान के चलिए कि लाइन में 12 व्यक्ति B.M. कॉल से पहले आते हैं, उन सबको छोड़ के पीछे वाला व्यक्ति आगे आ गया और लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया उनको। के.एस. थिमैया इस बात से बड़ी बुरी तरह से नाराज़ हो गए। अगस्त 1959 में अपना इस्तीफा लेके पहुंच गए नेहरू के पास, बोले कि मुझे नहीं रहना, ये अपना तुम संभालो अपने आप। और नेहरू जी घबरा गए कि यार तुम क्या कह रहे हो ऐसे टाइम पे, बताओ। कि नहीं वो अपना अपने आप देखो। तो बड़ा मुश्किल से उन्होंने, भाई टिमी कहते थे उनको प्यार से वो, कि भाई मान जाओ, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से मैं तुमसे कह रहा हूँ, मान जाओ। तो बड़ा जैसा तैसे करके फिर वो माने। तो कुल मिला के ये सारा प्रसंग चला। अब ये सारा प्रसंग चला, अगस्त की बात चल रही है। अब फिर उसके बाद सितंबर में एक और टर्निंग पॉइंट आता है। सन 59 की ही बात कर रहे हैं। चाउ एन लाई की एक चिट्ठी आती है, और चाउ एन लाई की चिट्ठी आई, और उस चिट्ठी को नेहरू ने जब पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं सीमा की, ऐसा करते हैं, आपको याद दिला देता हूँ 1914 में, आप बताइए, आप उन साम्राज्यवादियों की बात कर रहे हैं, उन ब्रिटिश अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो कभी सबको साम्राज्यवादी नज़रों से देखते थे, यानी सबको ही अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। और ऐसे देश की सीमा को हम कैसे माने? हमें ज़रूरत है तो एक नए समझौते की। ऐसा करते हैं, एक नया समझौता कर लेते हैं, आप अपनी तरफ से देखिए। तो नेहरू को तो ये बात जच गई कि भाई समझौता तो कुछ होगा नहीं, आगे बात ही बिगड़ेगी। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी नेहरू राज्यसभा में पहुंच गए, और वहाँ पे एक बड़ा बेतुका भाषण नेहरू जी ने दिया। आपको हंसी आएगी वो बात सुन के। उन्होंने कहा कि बताइए, भारत और पाकिस्तान, जब पहले तो ये बात कही उन्होंने कि जब मैं 7-8 साल पहले यहाँ पे ये बातें शुरू कर रहा था चीन के साथ, तो वो कहते थे कि कोई सीमा विवाद नहीं है। अब पता नहीं कि एक साथ कौन सा सीमा विवाद आ गया। मुझे तो ये समझ तक नहीं आ रहा कि भारत और चीन इस बंजर पर्वतों के लिए, इन बंजर पहाड़ों के लिए क्यों लड़ रहे हैं जहाँ पे कुछ पैदा होता ही नहीं है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, एक सांसद हुआ करते थे उस समय, महावीर त्यागी, उन्होंने अपनी टोपी उतारी और ऐसे टोपी नीचे करके कहा कि भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं उगता, तो क्या करूँ, अपनी गर्दन कटवा दूँ क्या? भाई बिल्कुल 100% सही बात है। हमारी ज़मीन है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें लगभग 40,000 वर्ग मील ज़मीन। ये आंकड़े ध्यान रखना सर, ये वीडियो इसलिए ही बनाई जा रही है, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपको। 40,000 वर्ग मील ज़मीन हमने इसको दे दी, इसको मतलब इस चीन को दे दी। अब ये इतनी ज़मीन है कि इसमें दिल्ली जैसे लगभग 28 शहर बसाए जा सकते हैं। 28 शहर सर, मामूली ज़मीन नहीं है।
अच्छा, आप फिर एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा तर्कपूर्ण सवाल देखिए। अगर सोचा जाए, नेहरू इस बात को, इतना बड़ा स्टेट्समैन डिप्लोमेट इस बात को कहे कि भाई ये जो ज़मीन है यहाँ पे तो कुछ उगता नहीं है, चीन क्या उगाने जा रहा था सर इसमें? भाई जब इसमें कुछ उग ही नहीं रहा तो चीन क्यों यहाँ पे अपनी सड़कें बना रहा है? तो कुछ ना कुछ बात तो होगी सर। खैर, ये बेतुका बयान था, उसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये सारी बातें हुई। अब ये सारी बातें हुई, नेहरू जी के ऊपर प्रेशर बनता चला जा रहा था। अब उन्होंने क्या किया फिर 1959 में ही अगले महीने में अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो BM मलिक, जो इंटेलिजेंस के एक अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में एक टीम बुलाई और उन सबसे पूछा कि बताइए क्या स्थिति है सीमा विवाद की। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, जो नेफा वाला क्षेत्र है इसमें तो अपनी असम राइफल जमी हुई है, बचा अपना लद्दाख वाला रीजन, ये पूरा लद्दाख वाला रीजन जिसको आप अक्साई चीन कहते हैं, ये वाला रीजन, नीचे लद्दाख वाला रीजन, इस वाले क्षेत्र में हमारी CRPF डिप्लॉय है। सर ये चीज़ समझनी है आपको कि ITBP तब तक नहीं बनी थी, क्योंकि ITBP का गठन सर 1962 के वॉर के बाद ही हुआ है, तभी तो ये इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कही जाती है। तो पहले CRPF की निगरानी में यहाँ पे काम हो रहा था और असम राइफल रक्षा कर रही थी उस वाले पोर्शन की। बचा कुचा इस लाइन की पूरी निगरानी करने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर था। तो उन्होंने कहा, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि ऐसा करते हैं सर कि अब हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें अपनी सेना डिप्लॉय कर देनी चाहिए इस वाले क्षेत्र में, मतलब इस लाइन की रक्षा के लिए। और ऐसा करने के लिए हमारे पास पंजाब में खड़ी हुई 4th डिवीज़न है और पंजाब की 4th डिवीज़न को आप इस वाले क्षेत्र में तैनात कर दो। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर इसमें एक समस्या है, आपको समझना चाहिए। 4th डिवीज़न जो वो पंजाब वाले क्षेत्र में है और पंजाब बड़ा समतल मैदान है। अब समतल मैदान वाली क्षेत्र को बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं दी गई है पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए, तो बड़ी समस्या पैदा होनी है। लेकिन भारत के जवान कभी भी हथियारों से नहीं लड़ते सर, भारत के जवान हमेशा हिम्मत से लड़ते हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय जवानों को तो हमेशा सर सल्यूट करता आया है ये देश और करता रहेगा, और आपकी शहादतें कभी भूल नहीं सकते हम लोग। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और ये विवाद समझते हैं। यहाँ पे ये सेना डिप्लॉय करने की बात चली, लेकिन अब होता क्या है, 1960 में इसी दौरान चाउ एन लाई सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत आता है और ये बात पहुंच गई अब 1960 में। 1960 में चाउ एन लाई भारत आया, अप्रैल का महीना था। सर अब महीने कन्फर्म कर लेना, क्योंकि बहुत सारी डेट दिमाग में घुस गई हैं, तो हो सकता है कि इधर उधर कोई चला जाए, लेकिन 1960 कम से कम इतना ध्यान रखिए। तो 1960 में चाउ एन लाई भारत आया। भारत में आके चाउ एन लाई ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक बात कही। लगभग 7 सप्ताह तक रहा, 20 घंटे नेहरू ने मुलाकात की और ये एक बात कहता रहा कि आप एक काम करिए कि जो ये वाली लाइन है, यानी ये जो आपको LAC दिख रही है, यहाँ पे एक लाइन बन गई है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक तो यहाँ पे सर लाइन है जो बॉर्डर बनाती है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ, जिसको बोलते हैं आप LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना के साथ में एक लाइन बनी हुई है सर, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, चाउ एन लाई ने कहा कि ऐसा करते हैं कि भाई दोनों देश ऐसा करते हैं कि तुम अपनी नेफा से 20 किलोमीटर पीछे हटा लो अपनी सेना, हम भी मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर पीछे हटा लेंगे, और इधर अपना जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पे हमारी LAC है, तुम LAC से 20 किलोमीटर पीछे चले जाओ और 20 किलोमीटर हम पीछे चले जाते हैं। 40,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन तो तुमने पहले ही छीन ली, अब 20 किलोमीटर तुम पीछे और हटने की बात कर रहे हो। तुम इधर हटोगी भी तो पूरा का पूरा क्षेत्र तो तुम्हारे पास पहले से ही है। तो कुल मिला के 4th डिवीज़न हमारी यहाँ पे तैनात हो चुकी थी। इस पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं, ध्यान रखना। ये 4th डिवीज़न यहाँ पे तैनात करी गई, इस पॉलिसी को कहा गया फॉरवर्ड पॉलिसी। लेकिन अब इधर ध्यान दीजिए, नेहरू की जो वार्ता हुई, 20 घंटे वार्ता चली, उसमें कोई मुद्दा निकला नहीं।
पहले ही भारतीय संसद के जो सांसद थे उन्होंने पहले ही कह दिया था नेहरू से कि भाई हमें 1 इंच भी ज़मीन चीन को देना गवारा नहीं है, आप चाहे कुछ भी करिए, चीन को ज़मीन नहीं जानी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे ये वार्ता फेल हो गई। अब वार्ता फेल हुई, उसके बाद में असल मुद्दा सामने निकल के आया। अब 1960 के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट नेहरू की यहाँ पे एक बेवकूफ़ी मानता हूँ। जब ये सारी बातें चल रही थी, नेहरू ने ऐसे टाइम में यूनाइटेड नेशंस में चीन की सदस्यता के लिए हामी भर दी और आज चीन वीटो पावर बना हुआ है। हमने उसकी हामी भरी थी ऐसे युद्ध काल के टाइम पे और वो वीटो पावर ले गया। अब ये समझ में नहीं आता, जब इतना यहाँ पे सब कुछ हो रहा है ऐसे टाइम पे तुम अभी भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे तो क्या होगा। खैर, इसके बाद में रिश्ते बिगड़ते चले गए, रिश्ते बिगड़े, कुल मिला के वो दिन आ गया और जिस दिन को हम कह रहे थे 20 अक्टूबर 1962। लगभग 60 से लेके 62 तक, यानी 61 और 62 में नेहरू का काफ़ी विरोध हुआ। ये जो सदस्यता की बात की उसके बाद तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। नेहरू को चारों तरफ से घेरा जाता था। 20 अक्टूबर 1962 को अटैक होना शुरू हुआ। चीन की सेना इधर जमी हुई थी नेफा वाले क्षेत्र में, हमारी सेना भी फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत यहाँ पे जमा कर दी गई थी। अब इस पॉलिसी में क्या हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ, जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ अपने भारत के जवान, अब थोड़ा सा ये मर्म समझना सर, भारत के जवानों की स्थिति इतनी यहाँ पे ख़राब थी। हमारे पास सर न तो राशन था उस समय, और पहनने के लिए सर हमारे पास में केवल हाफ स्लीव वाली शर्ट थी सर, कुछ नहीं था। जिम वाले शूज़ हुआ करते थे, सॉक्स हुआ करते थे। ऐसे चीज़ों से हम इतने शून्य टेम्परेचर से भी नीचे वाले तापमान में वहाँ पे उस समय चीन से युद्ध करने के लिए डटे हुए थे। मैं सर अभी कहा मैंने कि भारतीय सेना हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ती, जज्बातों से और हिम्मत से लड़ाई लड़ती है। भारत के वीर सिपाही यहाँ पे जमे हुए थे। अब वीर सिपाही जमे हुए थे, 20 अक्टूबर की सुबह सेलिंग होना शुरू हुई, गोला बारूद होना शुरू हुआ। अब युद्ध में आप जानते हैं शुरुआत में ही भारतीय सेना के पैर उखड़ना शुरू हो गए, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी जमे रहे। बहुत पीछे तक सेना को धकेल दिया, नीचे असम पड़ता है, आप जानते हैं नेफा से जस्ट नीचे। तो असम में एक ज़िला है तेजपुर, यहाँ पे इतना हलचल मची हुई थी कि नेफा से लेके और असम तक के सारे लोग भाग भाग के ये क्षेत्र छोड़ के इधर भागने लग रहे थे, यानी देश में अंदर की तरफ भागने लग रहे थे। ऐसा बताते हैं कुछ लोग तो कि यहाँ पे एक जगह है तेजपुर, वहाँ पे एक SBI बैंक था। जब लोगों को पता चला कि चीन की सेनाएं यहाँ तक बढ़ती आ गई हैं, उन सब लोगों ने अपनी बैंक के जितने भी करेंसी नोट थे उन सबको आग लगा दी, ताकि ये चीन के हाथ नहीं पड़ जाएं, जिससे कि वो फर्जी मुद्रा न बना सकें। उस समय सिक्कों की भी बहुत कीमत हुआ करती थी। तो अब सवाल उठा कि सिक्कों का क्या किया जाए, तो सारे सिक्कों को एक बोरे में भर के उस शहर के तालाब में ही डुबा दिया। और उसके बाद में लगभग, अब क्या कहें, ज़्यादा उसमें डिटेल में मत जाइए, यहाँ से मैं बता भी नहीं पाऊँगा, सीधे मैं इसको ख़त्म ही करूँगा। 20 नवंबर को रेडियो पे ऐलान कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध विराम की औपचारिक घोषणा है। ये पूरा सर 20 नवंबर 1962 को ये युद्ध ख़त्म हो गया। अब युद्ध ख़त्म हो गया का मतलब सीधे हमने युद्ध ख़त्म नहीं किया, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। चीन की सेना ने खुद ही कह दिया कि ठीक है अब बहुत युद्ध हो गया, इतना ही बहुत है। तो साथियों, ये थी भारत चीन युद्ध 1962 की कहानी। अब आप समझ सकते हैं जो वर्तमान का पेंगोंग त्सो झील के ऊपर विवाद चल रहा है, वो सर पूरा का पूरा विवाद ये वाले क्षेत्र में है। ये विवाद 1962 के युद्ध के बाद वर्तमान में 2020 तक बना हुआ है। और जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये घोषणा कर दी है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, उस दिन के बाद से तो ये और ज़्यादा बौखला गया है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए, ये तो केवल बात मैंने इसमें 1962 के वॉर की है। आगे वाले जो लेक्चर आएंगे भारत और चीन संबंध,
उसमें पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम भारत और चीन संबंधों का। साथियों, इस लेक्चर से लाभ उठाएं और हाथ जोड़ के विनती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर इतना करिए कि हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझे कि ये विवाद है क्या। और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको पूरा डिटेल में भारत और चीन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और डोकलाम विवाद, वर्तमान में जो विवाद चल रहा है पेंगोंग त्सो झील वाला विवाद, हमारे भारतीय जवान यहाँ पे जो शहीद हुए, उन सारी चीज़ों की आगे वाले लेक्चर्स में वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।